भारत मतलब ये आज का भारत है। ये भारत अमृतकाल में प्रवेश करने वाला देश भारत है और ये वो भारत है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए ये तस्वीर मामूली तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और हमारे यहां जैसे कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, तो इस पर कोई निबंध लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। अब जब महात्मा गांधी की बात हो ही रही है तो एक कहावत है और बड़ी पुरानी पंक्ति है कि पहले वो आपको नजरअंदाज करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ाई करेंगे और अंत में आप जीत जाएंगे। और भारत के साथ भी आज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। दुनिया ने हमारे साथ बिल्कुल यही किया है। दुनिया का वो तमाम मीडिया जो पहले भारत को नजरअंदाज करता था, भारत की उपेक्षा करता था, भारत के बारे में कुछ छपता ही नहीं था, फिर हमारे देश की किसी बड़ी उपलब्धि पर व्यंग करता था, व्यंग करते करते फिर हम कुछ करते भी थे अच्छा, तो फिर हमारी आलोचना करता था। और आज वही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और पश्चिमी देशों का मीडिया भारत की तारीफ करते करते थक नहीं रहा है। और आज दुनिया के लगभग हर अखबार में, हर न्यूज चैनल में यह लिखा है कि इस बार के G20 समिट को दुनिया कभी नहीं भूलेगी। यह ऐतिहासिक G20 का समिट था जो भारत में हुआ है। पूरी दुनिया के अखबार, पूरी दुनिया का मीडिया यह कह रहा है। भारत के सबसे पुराने मीडिया संस्थानों में से एक, अमेरिका के सबसे पुराने मीडिया संस्थानों में से एक एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा है कि जिस समय दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां बटी हुई हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इन देशों के बीच G20 समिट में सहमति बनाकर एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। एपी ने लिखा है। यह एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका का वही मीडिया संस्थान है जिसने कोविड के समय यह कहा था कि भारत शायद इतनी बड़ी महामारी का सामना कर ही नहीं पाएगा। इसके अलावा ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि इस साल G20 समिट का असली विजेता है भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि G20 के समिट में भारत को चमकते हुए सबने देखा और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी देशों और अरब देशों के मीडिया संस्थानों ने भी अपने अपने अखबारों में, वेबसाइट्स पर यह लिखा है कि G20 समिट की सफलता ने दुनिया में भारत का कद और मान और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। गल्फ न्यूज ने लिखा है कि G20 समिट की सफलता ने यह बताया है कि दुनिया की मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में अब भारत का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और भारत अब एक ऐसी आवाज बन गया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है कि ऐसे समय में जब दुनिया के बड़े बड़े देश विभाजित हैं, बटे हुए हैं, तब उन्हें G20 के मंच पर एकजुट करना प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी जीत है। और अब भारत ग्लोबल साउथ की सबसे प्रमुख आवाज बन गया है और इस ब्लॉक के देशों में भारत चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है और अब भारत नेतृत्व करने की भूमिका में है। और सिर्फ पश्चिमी देशों और अरब देशों का मीडिया भारत और प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा नहीं कर रहा, बल्कि चीन का मीडिया भी G20 के समिट को सफल बता रहा है और उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे रहा है। चाइना डेली ने लिखा है कि ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज होनी चाहिए और भारत ने जिस तरह से G20 समिट का आयोजन किया और अलग अलग 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें की, ये अभूतपूर्व और शानदार है। सोचिए ये बात चीन का मीडिया हमारे बारे में लिख रहा है। भारत ने जिस तरह से जॉइंट डिक्लेरेशन पर G20 के देशों के बीच सहमति बनाई, दिल्ली डिक्लेरेशन किया, उसकी तारीफ करते हुए द गार्डियन अखबार ने लिखा है कि जॉइंट डिक्लेरेशन, युद्ध के लिए जो शब्द और भाषा उसमें इस्तेमाल हुई, वो दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव का एक बहुत बड़ा संकेत है। G20 समिट के बाद ज्यादातर नेता तो अब दिल्ली से वापस अपने अपने देश लौट चुके हैं, लेकिन एक मेहमान आज भी भारत में ही हैं और ये मेहमान हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें आप MBS के नाम से भी जानते हैं, जो अपनी दूसरी स्टेट विजिट के लिए इस समय भारत आए हैं। आज राष्ट्रपति भवन में उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज उनसे मुलाकात की। और यह मुलाकात क्यों खास है, उनका यहां आना क्यों खास है, आज हम यही आपको बताना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। इनमें सुरक्षा के साथ व्यापार और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा शामिल है। और इस बैठक के दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने G20 के सफल आयोजन के लिए
प्रधानमंत्री मोदी को खास तौर पर बधाई दी। मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत सरकार की तारीफ कर रहे हैं, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं और G20 समिट के सफल आयोजन पर भारत को बधाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे रहे हैं। अब आप अपने कानों को फिर से चेक कर लीजिए, वो यही कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं? आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, शायद वो यही कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, भरोसा नहीं हो रहा होगा, अपने टीवी एडजस्ट करने लगे होंगे या अगर मोबाइल फोन पर हमें दिख रहे हैं तो सोच रहे होंगे कि क्या ये सही है, क्या मैं ये सही सुन रहा हूं, ये डबिंग तो नहीं कर दी है किसी ने। आज आप इस विरोधाभास को भी देखिए कि भारत के अपने लोग तो हमारे देश में इस्लाम धर्म को खतरे में बताते हैं, अल्पसंख्यकों को खतरे में बताते हैं। हमारे देश में अपने ही जो बैठे हुए लोग हैं वो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की हां में हां मिलाते हैं और पाकिस्तान क्या कहता है? वो कहता है कि भारत में मुसलमान खतरे में है। पाकिस्तान जब इस्लामिक दुनिया में जाता है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ बात करता है तो कहता है कि हमें भारत में मुसलमानों की बड़ी चिंता है, वो बड़े खतरे में है। लेकिन जिस सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, जो इस्लाम धर्म की असली भूमि है, जिसे आप कह सकते हैं कि इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार है यह देश, उस देश के क्राउन प्रिंस भारत को इतना सम्मान दे रहे हैं, भारत की इतनी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत सऊदी अरब का सच्चा दोस्त है। यह हो क्या रहा है? भारत एक इतने बड़े मुस्लिम देश का सच्चा दोस्त बन गया। प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद बिन सलमान आपस में इतनी दोस्ती कर बैठे, कैसे हो गया ये? पाकिस्तान तो कहता है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के दुश्मन है, यहां पर अल्पसंख्यक खतरे में है। हमारे भी देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो एजेंडा चलाते हैं। ये एजेंडा सऊदी अरब तक क्यों नहीं पहुंच रहा? सऊदी अरब के मौजूदा किंग, जिनका नाम है शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, उनकी 3 पत्नियां हैं और 13 बच्चे हैं, जिनमें कुल 7 बेटे हैं और 6 बेटियां हैं। और उन 7 बेटों में सभी 7 भाइयों में MBS सबसे छोटे हैं और वो किंग सलमान की तीसरी पत्नी के पुत्र हैं, जिसकी वजह से हर किसी को यही लगता था कि अभी उनका क्राउन प्रिंस बनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने से उनके पिता और सऊदी अरब के किंग इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बड़े बेटों से ज्यादा अपने सबसे छोटे पुत्र मोहम्मद बिन सलमान पर भरोसा किया। सऊदी अरब में कई दशकों से सिनेमा घरों पर प्रतिबंध था, वहां पर सिनेमा नहीं चलते। तो आप तो जानते हैं कि बहुत जगहों पर सिनेमा को एंटी इस्लाम माना जाता है। हाँ, आप देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में, हम कश्मीर घाटी में कितने वर्षों तक, 30 से भी ज्यादा 34 वर्षों तक सिनेमा हॉल बंद रहे, क्योंकि कहा जाता है कि ये इस्लाम का विरोधी काम है ये सिनेमा देखना। लेकिन 35 वर्षों के बाद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश में इस प्रतिबंध को समाप्त करके सऊदी अरब में थिएटर्स को मंजूरी दिला दी। इसी तरह पहले सऊदी अरब में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए अबाया पहनना अनिवार्य था, लेकिन MBS ने इस अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया, यानी महिलाओं के लिए भी वो अपने समाज को खोल रहे हैं। इसके अलावा पहले सऊदी अरब में महिलाएं खुद गाड़ी चलाकर काम पर नहीं जा सकती थी, लेकिन अब यह नियम भी समाप्त हो चुका है और वहां महिलाएं भी अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर गाड़ी चला सकती हैं। सबसे बड़ी बात, मोहम्मद बिन सलमान की पहल पर ही सऊदी अरब में यह नियम बना कि वहां मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर्स की आवाज एक तय मानक से ज्यादा नहीं हो सकती। यह कानून आज भी हम अपने देश में चाहकर भी लागू नहीं कर पा रहे, जो कानून लाउड स्पीकर का उन्होंने अपने देश सऊदी अरब में कर दिया। सोचिए, जिस सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, जो खुद को एक इतना कट्टर मुस्लिम राष्ट्र कहता है, वहां तो इस्लाम धर्म समय के साथ साथ बदल रहा है। कोई खिलाड़ी ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि मैं अपने सामने खेल रही खिलाड़ी के टीम के खिलाड़ी को जान से मार डालूं, इतनी तेज और इस मंशा के साथ में बॉल फेंकूं। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देश में खेल मैत्री की बात होती है और आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान खेलने क्यों नहीं गई, क्यों नहीं जाती। कई लोगों ने आज ये कहने की कोशिश की है कि श्रीलंका में जो एशिया कप चल रहा है, भारत को असल में बारिश में ये मैच खेलने की बजाय पाकिस्तान ही चले जाना चाहिए था। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के साथ दोस्ती की पैरवी करते हैं और कहते हैं कि खेल को कम से कम राजनीति का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की खेल भावना कैसी है, आज आपको इससे समझ में आ गया होगा। अब भी आप सोचिए, शोएब अख्तर ने आज जो बात कही है, ये देखिए उसी समय का आपको एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तब शोएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर
के बीच जो राइवलरी थी वो सब लोगों ने देखी और लोगों ने यह बात को समझा कि शोएब अख्तर जानबूझकर सचिन तेंदुलकर को निशाना बना रहे हैं और जानबूझकर उन्हें घायल करना चाहते हैं। अब यह आपके ऊपर है यह तय करना कि क्या आपको लगता है कि अब भी भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहिए।